नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। जैसे कोई पेशेंट ब्रोंकियल अस्थमा का नोन केस है और वो इनहेलर या फिर नेबुलाइजेशन वगैरह पे कंटिन्यू ले रहा है, अगर उसको कोई इमरजेंसी हो जाए जिसको हम एक्यूट एक्सेजर्बेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा बोलते हैं, ये किसी भी वजह से हो सकती है। जैसे कोई उसको रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाए या फिर कोई स्मोकिंग की वजह से कोई एयर पोल्यूशन, कोल्ड वेदर हो गया, एकदम से कोई केमिकल का एक्सपोजर हुआ, तो इन किसी भी कारण की वजह से अगर कुछ उसको मतलब एकदम से कोई सांस में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, किस वजह से होती है। तो जब ये ट्रिगर फैक्टर उसको जब इन के एक्सपोजर में जब पेशेंट आता है, ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट जो ऑलरेडी इनहेलर्स पे और नेबुलाइजेशन पे था, तो उसमें क्या होगा, उसके जो शरीर में ना प्रोस्टाग्लैंडिन, इंटरल्यूकिन, हिस्टामिन, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होते हैं, ये सिक्रीट होते हैं। तो बॉडी रिएक्ट करेगी। तो क्या होगा, इनकी वजह से जो हमारे ब्रोंक्योल्स हैं, उनका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, उसको कफ होगा। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या इसमें एकदम से फिर ट्रीटमेंट देना है? तो इसमें हमें जो रिलीवर ट्रीटमेंट देना है, जो इमरजेंसी में ट्रीटमेंट हम देंगे, उसमें आता है बीटा टू एगोनिस्ट। बीटा टू एगोनिस्ट में आते हैं लीवोसाल्बुटामोल, साल्बुटामोल। तो इसको हम एमडीआई और नेबुलाइजेशन दोनों रूप में दे सकते हैं। यानी कि एमडीआई मतलब मीटर डोज इनहेलर, और नेबुलाइजेशन में जो रेस्प्यूल्स आते हैं लेवोसाल्बुटामोल के, साल्बुटामोल के, उसको हम नेबुलाइजर मशीन में डाल के उसकी दे सकते हैं। जब हम लेवोसाल्बुटामोल और साल्बुटामोल के बारे में बात करें, तो लेवोसाल्बुटामोल ज़्यादा पोटेंट है साल्बुटामोल के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जैसे हम इसको एग्जांपल दें तो 0.63 mg जो लेवोसाल्बुटामोल होता है, वो 2.5 mg साल्बुटामोल के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे पाल्पिटेशन वगैरह, और तो ये इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। जो बीटा टू एगोनिस्ट होते हैं वो लंग्स पे जाके काम करते हैं, और जो बीटा वन एगोनिस्ट होते हैं वो हार्ट पे जाके काम करते हैं। जब हम इसको नेबुलाइजेशन के रूम में लेते हैं बीटा टू एगोनिस्ट को, जैसे लेवोसाल्बुटामोल लिया हमने और नेबुलाइजर मशीन में डाला और इसको इनहेलेशन के रूम में लिया, तो ये कुछ एक मात्रा में ब्लड में एब्जॉर्ब होके ये हार्ट तक भी पहुंचता है, जिसके बाद ये पाल्पिटेशन वगैरह, ट्रेमर्स वगैरह ये करवा सकता है। जब पेशेंट बीटा टू एगोनिस्ट पे हो और ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट हो, तो उसको बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोपेनोल, मेटाप्रोलोल, इनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से पेशेंट की कंडीशन वर्सन हो सकती है, पेशेंट की कंडीशन खराब हो सकती है। इसके अलावा हम क्या जो कर सकते हैं, वो इनहेलेशन एंटीकोलिनर्जिक्स जो होते हैं, जैसे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो होता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है, और जो टियोट्रोपियम ब्रोमाइड होता है वो लॉन्ग एक्टिंग होता है। तो हमें शॉर्ट एक्टिंग यूज करने चाहिए, क्योंकि ब्रोंकियल अस्थमा का एक्यूट एक्सेजर्बेशन है और एकदम इमरजेंसी कंडीशन है, पेशेंट को सांस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो हमें इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड का यूज करना चाहिए। हमने एक देखा वो ड्यूलिन के नाम से जो आता है, उसमें लेवोसाल्बुटामोल और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दोनों ही होते हैं। जो हमारा इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड होता है, वो क्या करता है, जो लार्जर ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, उसका डायलिटेशन करता है, ठीक है, उनको ब्रोंको डायलेशन कर देता है। और जो हमारा लेवोसाल्बुटामोल है, वो स्मॉलर एयरवे जो होते हैं उनको डायलेट करता है। तो जब हम इसको कॉम्बिनेशन में जैसे यूज करेंगे, तो एक तरफ जो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है उसने लार्जर ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर दिया, और दूसरी तरफ जो लेवोसाल्बुटामोल है उसने स्मॉलर ब्रोंक्यूल को डायलेट कर देता है, तो हमें पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। इसके अलावा बिडोकोट और फोराकोट भी जो होते हैं स्टीरॉयड के रूम में, इनहेलेशन के रूम में जो यूज करते हैं, इसके कोई ऐसा जब हम यूज करते हैं तो ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। कोई इमरजेंसी में जब हमें यूज करना है तो हमें सिस्टमिक यानी कि आईवी स्टीरॉयड का यूज करना चाहिए। आईवी जो हम स्टीरॉयड यूज करेंगे उसमें शॉर्ट एक्टिंग में जो आएंगे, उसमें सबसे जो बेस्ट रहेगा वो हाइड्रोकोट रहेगा, हाइड्रोकोर्टिसोन। उसको 100 mg या 200 mg हम पेशेंट को स्टैट दे सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग देख के, ठीक है। और जो प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन होता है, जो वो इंटरमीडिएट एक्टिंग, मतलब उनकी लाइफ जो टी हाइफ लाइफ होती है वो हाइड्रोकोट से ज़्यादा होती है। और इसके बाद जो लॉन्ग एक्टिंग में बीटामिथासोन, बेक्लोमिथासोन, ये सब लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं। तो इसके अलावा जो मैंने आपको ये सारा ट्रीटमेंट बताया, इसके अलावा हम डेरिफाइलिन के नाम से जो इंजेक्शन आता है, इसमें थियोफाइलिन, इटोफाइलिन होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं, बट उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अलग अलग ऑर्गन पे अलग अलग कुछ साइड इफेक्ट कर सकता है। जैसे जीआईटी में गया तो हमने ओरल टैबलेट के रूप में अगर यूज किया तो वो गैस्ट्राइटिस कर सकता है। पेप्टिक अल्सर अगर पेशेंट को किसी को है तो उसको एग्रेवेट कर सकता है। हार्ट में गया तो वहाँ पे उसको पेशेंट को जाके पाल्पिटेशन कर सकता है, सडन उसको बीपी फॉल करवा सकता है, कम
कुछ केसेस में देखा गया है कि सडन कार्डियक अरिथमियाज की वजह से पेशेंट की डेथ भी हुई है। अगर सीएनएस में गया तो वहाँ ट्रेमर्स, रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, ठीक है, तो ये सब हेडेक, ये सब सिम्टम्स आ सकते हैं पेशेंट के। डायलिसिस करवा सकता है। इसका ही एक जो नया रूप जो आया है डेरिफाइलिन का, उसको डोक्सोफाइलिन बोलते हैं। उसके काफ़ी कम साइड इफेक्ट हैं और डोक्सोबिडी के नाम से भी काफ़ी फेमस आती है टैबलेट, यूनिकॉन्टिनी के नाम से काफ़ी फेमस आती है। तो इसको हम डेली ओरल बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट एसिब्रोफाइलिन, जिसमें हम क्या बोलते हैं, म्यूकोलिटिक एम्ब्रोक्सोल, और इसमें थियोफाइलिन होता है जो ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक समराइज सा वीडियो था कि किसी को एक्यूट एक्सर्बिशन हो ब्रोंकियल अस्थमा का, तो उसमें क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसके बारे में थी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।